आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी व्याकरण की क्लास। बहुप्रतीक्षित क्लास है ये और बहुत ही मौज लेते लेते हुए पढ़ना है हमें व्याकरण, और बहुत ही समझ समझ कर साथियों व्याकरण को समझना। अंजलि, खुशबू, मनीषा कुमारी फ्रॉम जयपुर, कांसी की छोरी, और चंदा, मनीराम खातून, रिया, सब दोस्तों का स्वागत है। शशि, एवरीबॉडी, सब लोग धीरे धीरे आते चले जाओ। तो क्लास ठीक दिख रही है तो ना कॉपी पेन निकाल लो, क्योंकि व्याकरण में आपको लिखा लिखा कर पढ़ाऊंगा। यानी कि मैं आपको एक एक चीज लिखाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा, और उसी के आधार पर साथियों हम लोग व्याकरण पढ़ने वाले हैं। हमारे सिलेबस में जो व्याकरण शुरू होता है वो यहां से होता है, यहां से होता है साथियों, हिंदी ध्वनि के वर्गीकरण का आधार। यहां से स्टार्ट होता है कि भाई ध्वनि के वर्गीकरण क्या है, ध्वनि को कैसे बांटा गया है। भाषा में समझने के हमने ध्वनि को समझने का प्रयास किया है। आइए इसी क्रम में हम आगामी क्लासेज में क्या पढ़ेंगे। ये जो क्लास यहां से आगे होने वाली है ना केवल यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण है या जितने भी सेट एग्जाम्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, ना केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जितनी भी एग्जाम्स हैं जो हिंदी साहित्य या हिंदी के व्याकरण से जुड़ी हुई है रिया, उन सभी में मनीषा ये महत्वपूर्ण होने वाली हैं। इस चीज का ध्यान रखें। आप लोगों ने इन सभी चीजों को पढ़ा जरूर होगा, संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, ध्वनि, हर चीज को पढ़ा होगा, लेकिन कहीं न कहीं वो चीजें अब आपके मन में धुंधली हो चुकी हैं। अगर मैं आज से कहूं अलंकारों के नाम बताओ, समासों के नाम बताओ, कौन सा बहुब्री समास के क्या उदाहरण हैं या तत्पुरुष समास के क्या उदाहरण हैं, तो शायद आप में से मैक्सिमम लोग नहीं बता पाए, क्योंकि आप जानते जरूर थे लेकिन आपके मन में वो चीजें धुंधली हो गई हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? कमेंट करके मुझे बताओ। तो उन्हीं चीजों को हम फिर से स्केच करेंगे, समझेंगे। तो मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा, क ख ग घ ण च च छ ज इन सब, यानी बिल्कुल जीरो से। ठीक है, चिंता ना करो, हम बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हम इस क्रम में शब्द, पद, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, इनके अतिरिक्त भी जो जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, जैसे कि संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, इसके अतिरिक्त क्रिया रूप, वाक्य रचना, इन सभी चीजों को साथियों हम लोग समझेंगे। ओके, तो आइए एक एक चीज लिखा लिखा कर समझाऊंगा। कोई पीटी पीपीटी नहीं है, आप बस मेरे साथ चलो, आप हर चीज को लिखो आपकी कॉपी में। शुरुआत करते हैं ध्वनि से कि यार ध्वनि क्या है। देखो, ध्वनि हमारे मुख से निकलने वाली आवाज को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। हमारे मुख से जो आवाज निकल रही है वो ध्वनियों से निकल रही है। अब दो चीज आते हैं, स्वर और व्यंजन, उनको समझेंगे। पहले आप ध्वनि की परिभाषा लिख लो। वैसे ध्वनि की परिभाषा आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक नोट्स बनाने में काम आएंगी चीजें, तो मैं आपको यहां आपके सामने लिख रहा हूं ध्वनि, आपके सामने लिख रहा हूं साथियों ध्वनि। पेन मुझे लगता है थोड़ा मोटा है मेरा, लिख लो। बोलते समय लिखो, मुख से निकलने वाली, बोलते समय मुख से निकलने वाली आवाज को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। देखो, आप में से बहुत से लोग इन चीजों को जानते होंगे और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर इतना बेसिक से मत पढ़ाओ, ऐसा ख्याल आपके मन में आ सकता है। लेकिन जब मैं आपको अल्प प्राण, महाप्राण, ये अनुस्वार, संयुक्त शब्द पढ़ाऊंगा तब आपको पता लगेगा कि हाँ जी मिश्रा जी, हाँ बोलो। वो किचन वाला पंखा कल लगवाना, क्योंकि टंकी के बैल ला के देना पहले। अच्छा, ये तारे वाला की हरे रंग की, उनको पहले मुझे कनेक्शन ठीक करने पड़ेंगे, फिर ये मुझे पंखा उतारना। कल आप कितने बजे आओगे? जल्दी दिन में ही बिल्डिंग है। पर आप यहाँ कितने बजे आओगे? मैं इन्वर्टर पे हूँ पूरा दिन आपकी अच्छा बिल्डिंग अच्छा, में। ठीक ठीक ठीक, पूरा दिन बिल्डिंग में। ठीक है, दोनों लगा दिए ना? हाँ, ये तो लगा दिए, ठीक। क्योंकि वो मुझे टंकी की कल आप जल्दी आ जाना, ये लाइट भी लगानी है अपन को। हाँ, ये नीचे वाली लाइट है ना, सॉरी। तो आपने ध्वनि का मतलब समझ गए होंगे, ये ध्वनि क्या है। अब ध्वनि का वर्गीकरण हमारे सिलेबस का हिस्सा है। क्या लिखा है? ध्वनियों का वर्गीकरण का आधार समझाओ। तो आइए ध्वनियों के वर्गीकरण को समझ लेते हैं। सर पहले का सब पढ़ा है, समय कुछ याद नहीं। सीमा यादव, हेलो। हाँ शिवानी, हाँ मैं यही तो कह रहा हूं कि आप लोगों ने पढ़ा सब है लेकिन धुंधला हो गया है।
मेरा बताने का मतलब ये कि आप लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन कहीं न कहीं आपके मन में ये चीजें धुंधली हो गई हैं। तो आइए हम ध्वनियों का वर्गीकरण करते हैं। इन ध्वनियों के वर्गीकरण में दो भाग जरूरी हैं। इनमें दो चीजें हैं इनके वर्गीकरण में। एक है साथियों हमारा स्वर, कोई संख्या बताएगा इनकी, और एक है साथियों हमारा व्यंजन। आप में से कोई इनकी संख्या बताएगा क्या? मुझे स्वर और व्यंजन की संख्या जाननी है। आप में से कितने लोग स्वर की संख्या और व्यंजन की संख्या बताएंगे? स्वर कितने हैं हमारे, जानते हैं स्वर कितने हैं? अब देखो, कोई बताएगा? अब यहां से हमने देख लिया कि ध्वनि को हम स्वर और व्यंजन के माध्यम से समझते हैं, और ये जो आवाज आती है इन्हीं शब्दों के माध्यम से आती है। आइए अब हम यहां से आगे एक शब्द है वह साथियों स्वर को समझने का प्रयास करते हैं। स्वर क्या है? ठीक, आइए हम यहां पर समझ लेते हैं साथियों स्वर क्या है। अच्छा, अब स्वर का मतलब ये होता है हिंदी में कि जिन ध्वनियों को बोलने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती है वो सब स्वर है। यानी कि बोलते समय अगर रुकावट नहीं आ रही है तो स्वर है, और जिनमें बोलते समय रुकावट आती है वो व्यंजन है। बहुत आसानी से, बहुत आराम आराम से समझने का प्रयास करेंगे। जिन ध्वनियों को लिखते जाइए, जिन ध्वनियों को के उच्चारण में हवा बिना रुकावट निकलती है वो स्वर है। अब इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या अगर मैं एक बिंदु ये लगा दूं तो दूसरा बिंदु लिखो, इनकी संख्या बताओ। स्वरों की संख्या कितनी है? किसी ने लिखी, रिया ने लिखा है 9, किसी ने लिखा है 11, मनीषा ने लिखा है 18। मनीषा जी क्या बात कर रही हैं? भजन ने लिखा है 33। अरे तुम स्वर का मतलब नहीं समझ रहे हो क्या? चलो स्वर का मतलब मैं तुमको यहां पर समझा देता हूं। स्वर होते क्या है ये समझो। जो हमारा ये ए ये स्वर है, आ ये स्वर है, ये हमारी ई ये स्वर है, हमारी बड़ी ई बोलते हैं इसको स्वर है, हमारा ऊ बोलते हैं इसको बड़ा ऊ बोलते हैं, ऊन बोलते हैं, है ना, ऋषि बोलते हैं, है ना, ए डी बोलते हैं, एनक भूल गए? कितने लोग भूल गए? कितने लोग भूल गए भाई? और ये साथी आओ कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इनकी संख्या कितनी है साथियों? इनकी संख्या है 11। कितनी है संख्या? 11। देखो तुम भूल गए थे, देखो तुम लोग भूल गए थे। क्लास अटक रही है क्या? देखो तुम लोग भूल गए थे, क्लास अटक रही है क्या? मैं देखता हूँ कोई वाईफाई नेटवर्क तो खराब वाले से नहीं पटक। अरे यार रुको, सही है वाईफाई नेटवर्क, क्लास तो ठीक है यार। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्लास अटक रही है, सही तो है? समझ गए आप लोग? कितने लोगों को चीज याद नहीं रही थी ना? ओके, अच्छा 11 33। अच्छा, तो इनकी संख्या क्या है साथियों? 11 है। तो हमने स्वर हम यहां पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा में रुकावट आती है या नहीं आती है वो सब साथियों जैसे क्या है? स्वर। ठीक, अब इतनी बेसिक चीज भी नहीं पढ़ाऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं साथियों, और यहां पर पढ़ते हैं इनका वर्गीकरण। अब हम पढ़ते हैं साथियों स्वरों का वर्गीकरण। अगला बिंदु है हमारा, लिखो यहां पर है स्वर का वर्गीकरण। पहले हम स्वर को ही समझने का प्रयास कर रहे हैं ना, व्यंजन को उसके बाद समझेंगे। अब इसका वर्गीकरण क्या है और किस तरीके से काम करेगा। अब इसके वर्गीकरण में कई सारे आधार हैं, कई सारे आधार हैं मात्रा के आधार पर। अब देखो यहां पर है, मैं आधार बता रहा हूं, इसमें एक मात्रा के आधार पर वर्गीकरण का मतलब बंटवारा, मात्रा के आधार पर लिखते जाओ। अब मात्रा के आधार पर जो पहला जो बिंदु है वह साथियों छोटा दीर्घ स्वर, और एक साथियों छोटा स्वर, इसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। ओके, ये तो है मात्रा के आधार पर। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या है साथियों 3। अब चाहो तो इनकी संख्या तुम नोट कर लो, ये है साथियों ए ई और ये, यही तो छोटे है ना, यही तो छोटे है, यही छोटे है ना। ठीक, इसके बाद में आते हैं साथियों दीर्घ स्वर। मैं आप लोगों के कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, ये मत कहना कि गुरुजी भाई हमसे बात नहीं कर रहे हैं, तुम सबसे बात कर रहा हूं। अब दीर्घ स्वरों की संख्या है कितनी? 7। कितनी है? जैसे आ, ये बड़ा आई है ना, ये बड़ा आ है। जैसे ये बड़ी ई है, ये भी दीर्घ स्वर है। जैसे ऊ है, जैसे ए, ये बड़ा, ये भी दीर्घ है। जैसे ए डी वाला ए है, ये ओ है, ये भी बड़ा है साथियों, और ये औ है, ये भी बड़ा है। एक शब्द और है जिसको हम इसके डिफरेंस में कर सकते हैं, ऋषि वाला री, इसको थोड़ा हम अलग रखेंगे। इसको कहते हैं विशेष स्वर, इसको कहते हैं साथियों विशेष स्वर। 3 चीज याद कर लो, बिल्कुल बहुत बेसिक चीजें हैं। जिस तरीके से मैंने याद कर रखी है उस तरीके से आपको याद होनी चाहिए। आपके मन में कितने लोगों के मन में आ रहा है सर आप हमें कक्का बाराखड़ी सिखाओगे क्या? आज इतना बेइज्जती करोगे आज हमारी? आप कितने लोगों के मन में ख्याल आ रहा है
इसे इतनी बेइज्जती करने वाले हो क्या कि आज कक्का वाराखड़ी तक सिखाओगे? ये नौबत आ गई हमारी है भाई। आप लोग भूले नहीं हो, वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है, नहीं भूले हो तो। अब यहां से आगे साथियों हमने मात्रा के आधार पर चीजें सीख ली हैं। अब मात्रा के आधार के बाद में हम उच्चारण के आधार पर सीखने वाले हैं कि उच्चारण के आधार पर क्या है। आइए अब हम समझेंगे साथियों उच्चारण के आधार पर। देखो ये हो गया हमारा वर्गीकरण में, ये हो गया मात्रा के आधार पर। अब ये है साथियों हमारा दूसरा नंबर का, ये है उच्चारण के आधार। ये वर्गीकरण है, स्वर का वर्गीकरण है, उच्चारण के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। अब इसमें कुछ स्वर जो होते हैं वो होते हैं कंठ के। क्या होते हैं इसमें? पहला है साथियों वो है कंठ। अब कंठ जो कहां से बोले जाते हैं? ए आ, यहां से कंठ ए आ बोल के देखो, सब लोग बोल के देखो, बोलो बोलो बोलो, उच्चारण बोलो, ए आ, ये कंठ है। एक है साथियों इसमें जो शब्द तालु है, एक तालु शब्द है, एक साथियों मूर्धन्य है, एक साथियों ओष्ठ है, एक साथियों कंठ है। अब देखो तुमको मैं इसके कुछ उदाहरण बता देता हूं कि कौन कौन से शब्द कंठ से बोले जाते हैं, कौन कौन से शब्द तालु से बोले जाते हैं। अब आप देखो यहां पर आप देखोगे मैंने आपको बोला कि कंठ से बोलने वाले शब्द कौन से हैं? ए आ बोल के देखो, ए आ ऐसे बोलो, जैसे ए आ यहां से आ रहा है ना, आ रहा है, बोल के देखो अपने बोल के क्लास में ए आ रहा है। अब देखो तालु से बोलो ई ई ई, ये तालु शब्द है ई। ये दोनों शब्द जो हैं ये स्वर हैं, वो किससे बोले जाते हैं? तालु से। अगर इनकी संख्या भी मैं तुमको लिखा दूंगा कि कितने शब्द, इनकी संख्या लिखाऊं क्या? चलो संख्या लिख लो। संख्या की तो आई थिंक ज्यादा जरूरत नहीं है, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ज्यादा संख्या में क्या बना जाता है? ए आ ई। अब मूर्धन्य शब्द है वह है हमारा साथी ऋषि, ये मूर्धन्य शब्द है। ओष्ठ ऊ ऊ ऊ, देखो ऊ बोलो, ऊ ऊ ऊन वाला ऊ बोलो। होठ ऐसे गोल गोल हो रहे हैं ना, बोल के देखो ऊ ऊ, होठ हो रहे हैं गोल गोल, होठों को करके गोल, ये शब्द है साथियों ऊ। ये शब्द है ओष्ठ। और एक है साथियों कंठ से, कंठ और ताल से, दोनों से बोले जाते हैं, कंठ और ताल से। अब इसके जो शब्द हैं वो है ए डी वाले। अब ये है साथियों हमारे उच्चारण के आधार पर हमारा वर्गीकरण। ये क्या है? हमारा उच्चारण के आधार पर। मैं इतना डिटेल्ड में क्यों पढ़ा रहा हूं? इसलिए पढ़ा रहा हूं कि हमारा सिलेबस में ही उन्होंने कहा है कि हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार समझाना है। मैं केवल सिलेबस के अनुसार चल रहा हूं। यहां देखोगे कि हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण का आधार, इसलिए मैं आपको सबसे पहले ध्वनि बताई। ध्वनियों का दो हिस्से हैं, स्वर है, व्यंजन है। फिर मैंने आपको स्वर बताया कि स्वर क्या है और स्वर का मतलब क्या है, इनकी संख्या 11 होती है। फिर स्वर को भी मैंने टुकड़ों में बांट दिया, जैसे मात्रा के आधार पर स्वर, दीर्घ स्वर, हास्य स्वर, ऋषि। उच्चारण के आधार पर क्या हो गया? फिर उच्चारण के आधार पर कंठ, तालु, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ और तालु। अब इसके बाद में साथियों अब बताओ क्या बचा है? समझ आ रहा है एवरीबॉडी? समझ आ रहा है साथियों? तो ये हमारा स्वर हम इनको सीख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में। सही है सर, ऐसे ही पढ़ाओ। रिया कह रही है सबको समझ आ रहा है ना, मजा आ रहा है? समझ आना चाहिए कि जो मैं एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम लाइन भी नहीं छोड़ने वाला हूं और उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, चाहे वो नेट के विद्यार्थी हो, चाहे असिस्टेंट के विद्यार्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थी हो, चीजें वही आपको मिलने वाली है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। आप नोट करते जा रहे हो ना मेरी तरह? अब हम पढ़ेंगे साथियों व्यंजन ध्वनि। क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे स्वर के बाद में व्यंजन। क्या पढ़ेंगे साथियों? व्यंजन ध्वनि, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं व्यंजन ध्वनि, मतलब व्यंजन पढ़ रहे हैं हम लोग, ये समझ लो हम पढ़ रहे हैं साथियों व्यंजन। अब व्यंजनों की संख्या होती है साथियों 33, जिनमें से आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने शुरुआत में 11 और 33 लिखा, यानी कि वो शब्द जिनके उच्चारण के समय जो हवा है ना वो रुकती है। ऐसे शब्द जिसको बोलते समय हवा क्या साथियों रोकथाम होती है, रुकती है, उसे कहते हैं साथियों व्यंजन। ठीक है, उदाहरण समझो, मैं इसका लिख देता हूं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा किसी स्थान पर रुकती है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनकी जो संख्या है वो 33 है। इनकी संख्या 33, जिसमें आप सब लोगों ने कहा कि सर इनकी संख्या 33 है। व्यंजन हम लोग समझ गए, इनकी संख्या क्या है साथियों? 33 है। अब व्यंजनों में है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, यानी एक एक के पीछे काफी लाइन है। आपने देख कक्का तो आप जानते ही हो ना, सबके सब है भाई। अंजलि सर
मूल व्यंजन 33 और कुल व्यंजन 41 होते हैं। अच्छा शिवानी, बहुत बढ़िया शिवानी, शाबाश। कुछ क्लास अटक रही है क्या शिवानी, या फिर मेरी क्लास, या फिर मेरे ही फोन में कुछ अटक रहा है मामला? क्लास अटकनी तो नहीं चाहिए यार, अटक क्यों रही है? सर व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता नहीं ली जाती। बेटा अभी हम वर्ण नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी हम वर्ण पढ़ रहे हैं, वर्ण, शब्द, अक्षर, इनको हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। अभी हम ध्वनि पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझो, अभी हम वर्ण नहीं पढ़ रहे हैं, ना शब्द पढ़ रहे हैं, हम इन चीजों को नहीं पढ़ रहे। अभी हम पढ़ रहे हैं ध्वनि। हमारे सिलेबस में क्या है? ध्वनि है। तो हम ध्वनि का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। जो हम आवाज निकालते हैं अपने मुख से, वो आवाज स्वर और व्यंजनों के हिसाब से कैसे बदलती है उसको पढ़ रहे हैं। हम शब्द नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम वर्ण नहीं पढ़ रहे हैं, वाक्य नहीं पढ़ रहे हैं, वो पढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं ध्वनि। ओके, आप जो सही बता रही हैं, थैंक यू अंजलि। तो अभी हम पढ़ रहे हैं साथियों व्यंजन ध्वनि। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा किसी स्थान पर रुकती है वो व्यंजन ध्वनि कहलाती है। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। कितनी है व्यंजनों की संख्या? 33 है। अब इसी में साथियों कई सारे वर्ग हैं। जैसे कि अगर एक मैं आपको ये बताऊं कि इसमें एक तो क वर्ग है, क है, जिसमें क ख ग घ है। अगर इसमें इसी प्रकार से च है, इसी प्रकार से ट है, आप लोग जानते होंगे। मैं अब लिखा रहा हूं आपको। एक है साथियों ट वर्ण, एक है साथियों, एक जहां शुरू होती है वो है त वर्ण, और एक है साथियों प वर्ण। आप इससे आगे तो जानते होंगे क, इस वर्ण में जानते होंगे क, ख, ग, घ और न। इसी तरीके से और सब हैं साथियों। अब ये सब चीजें क्या है साथियों? ये व्यंजन है। अब ऐसे व्यंजनों की संख्या, इनको वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। देखो मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं वर्गीकरण। इनको बोलते हैं वर्गीय व्यंजन, और इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। देखो मैं ऐसा नहीं कि आपको जानबूझकर वर्गीय व्यंजन पढ़ा रहा हूं, ये सिलेबस का हिस्सा है। जबकि अगर नॉर्मल व्याकरण में वर्गीय व्यंजन पढ़ाने की नीड ही नहीं थी, लेकिन ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अगर कल के दिन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप वर्गीय व्यंजन का मतलब ही नहीं जानोगे। वर्गीय मन का कि कैसे लेकर पे तक के जो वर्ण हैं सब वर्गीय व्यंजन में आते हैं। ठीक है, ये केवल 25 हैं, बाकी के व्यंजन अलग तरीके से काउंट किए जाएंगे। ओके, आइए अब अगली क्लास, अगले पैरा की तरफ चलते हैं। और अगले पैरा में है साथियों हमारा अवर्गीय व्यंजन। क्या है? वर्गीय व्यंजन। समझ लिया? वर्गीय व्यंजन लिख लो, ये है वर्गीय व्यंजन। अब है साथियों हमारा अवर्गीय व्यंजन। क्या है हमारा? ये हमने लिख दिया यहां पर, मान लो 1 ऐसे, ये हमने लिख दिया 2 ऐसे, ये हमारा साथियों अवर्गीय व्यंजन। अब इनकी संख्या 8 मानी गई है। अब इसमें सबसे पहला है साथियों अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। अब जितने भी ये जो है ना, ये, रे, ले, वे, इन शब्दों को कहते हैं साथियों अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। समझ लो आप। इसके अलावा एक होता है साथियों ऊष्म। ऊष्मों की संख्या कितनी होती है मैं बता दूंगा। ये जितने भी शब्द हैं, श, श, से और है, ये साथियों ये सारे शब्द हैं, इनको ऊष्म कहा जाता है। यानी कि टोटल जो व्यंजन है 33 हैं। इनकी संख्या है साथियों 4, मतलब इनकी 4 संख्या है। ये भी 4 हैं और ये भी 4 है संख्या। समझ गए आप लोग? ये आपके यूजीसी नेट से लेकर प्रोफेसर बनने तक के साथी हैं ये शब्द। कभी कभी जो छोटी चीज होती है ना, बेसिक चीज, वही हमारे लिए कठिन हो जाती है और हम उसको समझ ही नहीं पाते। तो इस चीज को आप जरूर से पढ़ लो, इस चीज को जरूर से आप समझ लो। आप अंतस्थ, ये, रे, ले, वे, ऊष्म, से है, ये शब्द साथियों, ये साथियों अवर्गीय व्यंजन। आप में से कितने लोग अल्प प्राण और कितने लोग महाप्राण के बारे में जानते हैं? आप में से कितने लोग अल्प प्राण और कितने लोग महाप्राण के बारे में जानते हैं कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है? इतनी चीज समझ गए आप लोग? भाई हमने सबसे पहले ध्वनि समझी। ध्वनि को 2 आधार पर बांट रखा है, वर्गीकरण, स्वर और व्यंजन। फिर हमने स्वर समझे, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना रुके निकल जाती है वो होते हैं स्वर ध्वनि। अब इनको हमने अलग अलग तरीके से बांट लिया, अलग अलग तरीके से बांट लिया। फिर हमने व्यंजन ध्वनि को समझा, इनके वर्ण को समझ लिया, अवर्गीय व्यंजन में समझ लिया। अब है साथियों हमारा अल्प प्राण और महाप्राण। अब है साथियों हमारा अल्प प्राण और महाप्राण। अब है हमारा साथियों अल्प प्राण। कितने लोग जानते हैं आप में से अल्प प्राण का मतलब? अल्प प्राण, और एक है साथियों महाप्राण। आप में से कितने लोग अल्प प्राण और महाप्राण का मतलब जानते हैं? बताओ। अंजलि कह रही सर जानते हैं। ज्योति को कुछ नहीं दिख रहा है। कितने लोग जानते हैं अल्प प्राण और महाप्राण का मतलब? जिन भी बच्चों को कुछ भी ना दिख रहा हो क्लास में, ऐप को बंद करके फिर से चलाएं, दिख जाएगा।
कुछ समझो, अल्प प्राण का मतलब क्या है? जिन शब्दों को बोलते हुए कम हवा निकलती हो, बोलते समय हवा कम निकलती हो, वो होते हैं अल्प प्राण। जैसे ये होते हैं अल्प प्राण। इनके उदाहरण है जैसे कै, गे, ते, दे, पे, ऐसे जो शब्द हैं वो अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? शब्द होते हैं अल्प प्राण। क्या होते हैं? अल्प प्राण। समझ गए? जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए क्या लगता है क्या क्या उदाहरण होगा? जैसे शब्द है कै, कै का बोल कर देखो, कोई हवा ही नहीं निकल रही बाहर। कै, कोई हवा नहीं निकल रही। कै, कोई हवा नहीं निकल रही। कै, एक बोलो खे, 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 हवा बाहर निकल रही है। खे, खे, हवा बाहर निकल रही है। ये है महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब है कि जिन शब्दों के उच्चारण में कम से कम हवा या वायु निकलती हो वो अल्प प्राण है। जिनमें ज्यादा वायु निकलती हो वो महाप्राण है। जैसे कै, कोई हवा नहीं निकल रही। जैसे गे, कोई हवा नहीं निकल रही। जैसे तय, कोई हवा नहीं निकल रही। जैसे दय, कोई हवा नहीं निकल रही। जैसे पे और जैसे बे, ये शब्द हैं साथियों अल्प प्राण के। अब उसी तरीके से हमारा एक शब्द और है, वह साथियों हमारा महाप्राण। एक शब्द है महाप्राण। अब महाप्राण क्या है? जिन शब्दों के उच्चारण में अधिक हवा निकलती। हवा अधिक, में डायरेक्ट लिख देता हूं हवा अधिक, ठीक है। अब इसके उदाहरण समझो कि कौन कौन से इसके उदाहरण है। हवा अधिक तो उदाहरण कौन से? जैसे ख, आप ख बोलकर देखो बहुत ज्यादा भाप आ गई। जब घ बोलोगे तब भी बहुत ज्यादा आ रही है। जैसे बोलोगे थ बोलने में आते हैं। जैसे बोलो फ, जैसे बोलो भ। ऐसे वर्ण जब बोलोगे तब आपको बहुत ज्यादा हवा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो इसको अल्प प्राण और इसको साथियों महाप्राण कहते हैं। परिभाषा के साथ लिख दिया, जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती हो अल्प प्राण, जिनके उच्चारण में अधिक वायु निकलती हो महाप्राण। सर 1-4 अल्प प्राण और 2-3 महाप्राण। अभी पहले परिभाषा समझ लो, वो चीज भी समझ लेंगे। कुछ बहुत सारे लोग तो इसको कह के गहना ही नहीं आते। आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, अभी भी तुम पेन उठाकर लिखोगे ना कह के गहना तो लिख नहीं पाओगे, सॉरी कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो सब भी बताएंगे, नंबर के हिसाब से बताएंगे। पहले जो बेसिक चीजें समझ लो आप, क्योंकि अभी संज्ञा, सर्वनाम, बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला। तो अल्प प्राण हो गया, महाप्राण हो गया। अब है साथियों घोष के आधार पर एक शब्द है साथियों अघोष। एक शब्द है उसका नाम है अघोष। क्या है? एक शब्द है अघोष। अघोष है एक शब्द। क्या है साथियों? अघोष। अब बताओ अघोष क्या है? बताओ अघोष का मतलब बताओ। एक शब्द है अघोष और एक शब्द है साथियों सघोष। अब बताओ सघोष और अघोष का मतलब कोई बता रहा है? अघोष 13। देखो पहले चीजें समझो कि जिनके उच्चारण में अघोष कर सघोष का मतलब समझो कि जिनके उच्चारण में जो स्वर हैं हमारे, स्वर तंत्रिका लिख दूं क्या? तंत्रियों में कंपन नहीं होता, कंपन नहीं होता, वो क्या है साथियों? अघोष है। अब आप इसको समझिए, जैसे उदाहरण समझ लो इसको। पहले तो ये बता देता हूं मैं, इसमें एक दूसरी बिंदु और लिख दो, एक दूसरा बिंदु लिखे। प्रत्येक ऐसे कर दो, एक सेकंड रुको, मैं कुछ और चीजें लिख देता हूं, इसको तुमको समझने में आसानी हो जाएगी। रुको, प्रत्येक वर्ग का फर्स्ट और सेकंड वर्ण तथा तय, ये सब चीजें साथियों क्या है? अघोष है। प्रत्येक वर्ण का फर्स्ट और सेकंड वर्ग क्या है साथियों? अघोष है। अब सघोष में समझो, अभी मैं लिखा था और चीज समझा दूंगा। अभी सघोष का मतलब क्या है? जिनके उच्चारण में कंपन होता है, कंपन होता है। अब कंपन होता है ना, प्रत्येक वर्ग का थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वर्ण। ये साथियों इसके अतिरिक्त ये रे, ले, वे, ये सब क्या है साथियों? सघोष है। ये सब क्या है? सघोष है। पढ़ लो आप। अघोष जिनके उच्चारण में स्वर कंपनियों में कंपन नहीं होता, प्रत्येक वर्ण का फर्स्ट और सेकंड वर्ण। सघोष में होता है साथियों थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वर्ण। समझ लग रहा है आपको? रिया ने लिख दिया, बहुत बढ़िया रिया, शाबाश। इसके मैं सारणी बना दूंगा आपके लिए। अभी थोड़ा सा ना तुम एक बार परिभाषा समझ लो, सारणी बना दूंगा मैं, तुमको लिए आसान हो जाएगा। ठीक है? आपने कितने लोगों ने अनुनासिक के बारे में सुना है कि अनुनासिक क्या है? चलिए अब हम अगला जो शब्द पढ़ेंगे। हाँ दीदी, खाना भी खाऊंगा, खाना खाऊंगा। अब लिखे साथियों एक शब्द हमारा अनुनासिक, 7वें नंबर में लिख देते हैं। कितने लोग अनुनासिक का मतलब जानते हैं? अनुनासिक, अनुनासिक। आप में कितने लोग अनुनासिक के मतलब जानते हैं? ज्योति चौधरी नहीं जानते हैं? बताओ भाई ज्योति, क्या जानती हो अनुनासिक के बारे में? क्या जानती हो अनुनासिक के बारे में? बताओ। क्या जानती हो अनुनासिक के बारे में? बोलो। अनुनासिक इनकी संख्या ना 5 है। अनुनासिक इनकी संख्या कितनी है? 5 है। अब 5 में क्या कौन है ये? जैसे
ये है जिनके अंदर ये लग रहा है डे, है ना, आप करना ने और में, ये शब्द है साथियों वो है अनुनासिक। बोलकर देख लो, नाक से बोले जाएंगे, नाक में न की ध्वनि आएगी, बोलकर देख लो। ओके, अब हम बात करते हैं साथियों अयोग्यवाय और संयुक्त वर्णन के बारे में। एक शब्द है जिसको अगर हम लिखेंगे, नोट करते जाओ, ज्यादा मैं समझा नहीं रहा हूं क्योंकि ये बेसिक चीजें आप लोग जानते हो। एक शब्द है अयोग्यवाह। ये अयोग्यवाह शब्द है जो हमारे अनुस्वार वाली चीजें आती है ना, जैसे हमारे अनुस्वार लग रहा है, ये वाला लिख देता हूं, यहाँ पर अनुस्वार लिख देता हूं, अनुस्वार। और विसर्ग का मतलब भी जानते हो आप, जैसे ये है हमारा विसर्ग, ये ब्रैकेट में विसर्ग भी लिख देता हूं। अब इनके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ना तो स्वर है ना ये व्यंजन है, ये ना स्वर है ना व्यंजन है। कितनी बढ़िया बात करिए, यह साथियों अयोग्यवाह, ये ना तो स्वर है ना व्यंजन है, जैसे जिनके ऊपर अनुस्वार लग रहा है और जिनके पीछे विसर्ग लग रहा है। मैं थोड़ा सा इन चीजों को देख रहा हूं, मुझे ज्यादा समझाने की नीड नहीं है, मुझे लगा कि आप सबको ये चीजें आती हैं। कितने लोगों को ईमानदारी से बताओ ये चीज आती है, और कितने लोगों को धुंधला हो गया था, सर आती भी थी नहीं भी आती, भूल गए। कितने लोग भूल गए, कितने लोगों को अभी भी कंठस्थ याद है, ईमानदारी से बोलना, क्योंकि कंठस्थ तो तुमको याद होनी नहीं चाहिए वैसे तो। बताओ कितने लोगों को कंठस्थ याद है, कितने लोग भूल गए, ईमानदारी से बताओ, पढ़ कर आना। काशी की चोरी कर भूल गए, सर भूल गए, मनीषा कह रही सर भूल गए। मैं भी भूल जाता अगर मुझे नहीं पढ़ाना होता, तो मैं भी बार बार लिख लिख कर बार बार पढ़ाता रहा, तो इसलिए मुझे याद है सारी। भूल जाता है, भूलना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी चीज है, लेकिन अब थोड़ा सा इनको याद कर लो। तो बहुत बेसिक चीज है, अनुनासिक का अयोग्यवाह पढ़ा लिया। और हम एक शब्द हो रहा है संयुक्त शब्द, एक शब्द हो रहा है संयुक्त, जो कुछ शब्दों से मिलकर बने हैं, इसे कहते हैं साथियों संयुक्त व्यंजन। अब इसका मतलब क्या है, जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हो। अब वो दो व्यंजन कैसे हैं और कैसे मिलकर बनेगा वो चीज समझने की है। अब दो शब्दों से मिलकर बने हो, अब मैं आपसे एक उदाहरण बता देता हूं क्या, अब आपको उदाहरण का जवाब आप लोगों को देना है। एक संयुक्त अक्षर लिख रहा हूं और अब आपको यह बताना है किससे मिलकर बने। एक संयुक्त अक्षर है साथियों ये 6, ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक संयुक्त अक्षर है साथियों जो बोल रहा हूं मैं आपके सामने त्रय, ये किन से मिलकर बना है। एक मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए ज्ञानी वाला ज्ञ, ये किन लोगों से मिलकर बना है। और एक लिख देता हूं मैं आपके लिए ये श्री वाला श्रेय। अब बताओ ये किन किन से दो शब्दों से मिलकर बना है, मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे इसका जवाब चाहिए, किन किन से मिलकर बना है ये। हाँ 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 शिवानी 4 तो है भाई हमें पता है, पर किन किन शब्दों से मिलकर बना है तुम तो ये बता दो। 6 त्रय गे श्रेय, ये किस किस से मिलकर बने हैं बताओ। शिवानी बोलो भाई। सर ये तो आप ही बता दो, शिवानी कह रही है सर ये तो आप ही बता दो। अरे वाह 4 होते हैं ये बता दिया, लेकिन अब ये आगे का नहीं पता लग रहा है शिवानी। देखो कोई बात नहीं है, जो हमारा जो श्रेय है ये बना है के और से मिलकर, ये जो मिलकर बना है साथियों ये बना है के प्लस से मिलकर, इन दोनों से मिलकर बना है। और हमारा जो त्रय है ये बना है तय और रे से मिलकर, तय प्लस रे इनसे मिलकर बना है। ये हमारा जो गे है ये जो है साथियों ये मिला है जय, जलेबी वाला जय और साथियों इनसे मिलकर बना है। अब है हमारा श्रेय, ये सलगम वाला से प्लस रे से मिलकर बना। भूलना मत, आज के बाद मत भूलना इनसे, ये शब्द इन दो शब्दों से मिलकर बने हैं। सर ये तो आप बता दो, सर्च के तरह, सर्च के तरह। ओके शिवानी मैं तो बता ही रहा हूं आप लोगों को, चलो नोट कर लो, सबके सब नोट कर लीजिए। तो ये चीज समझ गए आप लोग साथियों। मैं वैसे ये नोट्सों को आपको दे भी दूंगा। संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से मिलकर बने हो, ये शब्द मैंने आपको साथियों बता दिया। एक और शब्द बच गया है, अगर आप चाहो तो उसके बारे में मैं आपको लिखा देता हूं, 10वें नंबर पर आएगा, पर बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना। वो है साथियों दिव्य गुण, या साथियों इसको लिख लो दिव्य गुण व्यंजन। अब ये दिव्य गुण व्यंजन में क्या है इस चीज को समझ लेना। ये दिव्य गुण जो व्यंजन है इसमें आप समझ लो कि एक तो हमारा ये जितने भी शब्द हैं जो नीचे वो लग रहा है आपको, एंड हमारा डेडलिया भी इसके अंदर आता है ना। इन्हें इन्हें एक एक कहते हैं साथ उच्छित, उच्छिप्त, इन्हें उच्छिप्त माफ करना, इन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं, इन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। अब आप देख लीजिए इन्हें क्या कहते हैं साथियों, उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। समझ गए आप लोग, समझ गए, इन्हें कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन।
अब मैं ना कुछ चीजें और तुम चाहो तो समझ सकते हो, मैं नोट्स दे दूंगा, पढ़ लेना। अब अन्य ध्वनियों के बारे में जान लो, अन्य ध्वनि क्या क्या है। ज्यादा मैं आप लोगों से आज बात नहीं कर रहा हूं, हम बात करते हैं साथियों अन्य ध्वनियों के बारे में। अब अन्य ध्वनि क्या क्या है, अब ये कौन कौन सी ध्वनियां बची हैं इसमें अन्य ध्वनियों में। अब यहां पर देखोगे तो एक ऐसा होता है हमारे अनुस्वार। आपने देखा होगा कि अनुस्वार जो लगता है वो लगता है साथियों आपका एक बिंदु, अनुस्वार लगते हैं। जैसे उदाहरण ले लो हिंदी, जैसे हिंदी ये क्या है, अनुस्वार है। अब अनुस्वार के बाद में ये क्या साथियों, विसर्ग, इससे भी हमारी ध्वनि बदलती है। विसर्ग क्या है, विसर्ग होता है साथियों इस तरीके का, ठीक है। विसर्ग जैसे दुख, दुख में विसर्ग लग रहा है। एक है साथियों हमारी चंद्र बिंदु भी होती है इसमें कुछ तरीके से, जैसे माँ में होता है माँ। ये मैंने जितने भी हमारे स्वर और व्यंजन थे मैंने आपको बता दिए हैं भाई साहब। कोई भी स्वर और व्यंजन की ध्वनियों को हमने नहीं छोड़ा है। ये पढ़ना समझना अब आपका काम है, आप पढ़ोगे रिवीजन करोगे इसको। स्वर और व्यंजन कितने थे इसको मैंने समझ लिया। आगे संज्ञा सरवण मतलब हमारे सिलेबस में जो भी हैं, उपसर्ग वगैरह जो भी हैं, उन सभी को आगे हम साथियों पढ़ते हुए चले जाएंगे। ओके, हिंदी की क्लास नियमित होगी। आज मॉर्निंग में क्लास होती लेकिन वो कुछ टेबल वगैरह बनवानी थी, तो वो लोग यहाँ ही सारा काम करने लगे इसी कमरे के अंदर। तो फिर मैंने सोचा कि शाम को हम क्लास को शिफ्ट कर देते हैं। अब हम कल सुबह 9 बजे ही क्लास लेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ख्याल रखो अपना, थैंक यू। आज पेपर वन की क्लास का अवकाश रखेंगे क्योंकि मुझे कुछ सेटअप करना है, फिर कर लेंगे। थैंक यू भाई, समझ लगा ना मनीषा, एवरीबॉडी समझ लग रहा है ना आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो आप समझना चाह रहे हो, सब कुछ समझ लग रहा है ना। बस यही हमारा मोटो है। थैंक यू रिया, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।